हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। आपका फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है, जो 50 नंबर का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शैक्षिक विचारधाराएँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे शिक्षण बिंदु में आपका अर्थ एवं परिभाषा, शैक्षिक निहितार्थ, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक एवं शिक्षार्थी का संप्रत्यय, अनुशासन, विद्यालय की अवधारणा और प्रासंगिकता। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और सबसे जो फर्स्ट है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आदर्शवाद। इसके बारे में जानते हैं कि आदर्शवाद क्या है। ठीक है, तो दर्शन के सबसे प्राचीनतम विचारधाराओं में जो थी वो था आदर्शवाद का प्रमुख स्थान है। आदर्शवाद में विचारों, आदर्शों, मूल्यों, प्रत्ययों पर अधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। आदर्शवाद आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों के योग से बना है। फर्स्ट तो आपका हो जाता है आइडिया यानी विचार प्लस इज्म मतलब वाद। तो आपका पूरा हो जाएगा कि अर्थात वह दार्शनिक विचारधारा जो विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानती है, ठीक है, उसे हम आदर्शवाद कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आदर्शवाद क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो आदर्शवाद है वो आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतर है जो दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है, आइडिया यानी विचार प्लस इज्म यानी वाद। ठीक है, अर्थात वह दार्शनिक विचारधारा जो विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानती है। ठीक है, जो विचारधारा होता है उसको केंद्रीय तत्व मानती है जो भी विचार होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हेंडरसन, ठीक है, तो राइटर है हेंडरसन के अनुसार। ठीक है, तो देखिए हेंडरसन के अनुसार इन्होंने आदर्शवाद की क्या परिभाषा दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है क्योंकि उनके अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिक हेंडरसन के अनुसार आदर्शवाद क्या है, तो आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है क्योंकि उनके अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका J.S. रॉस के अनुसार। ठीक है, रॉस के अनुसार जो आदर्शवादी की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आदर्शवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत निचोड़ यह है कि विश्व का उपादान मन तथा आत्मा है। आध्यात्मिक स्वरूप ही वास्तविक सत्य है। ठीक है, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आदर्श वह दार्शनिक विचारधारा है जो आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देती है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देती है तथा यह मानती है कि भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है जो उसे समझता है तथा अर्थ व मूल्य प्रदान करता है। इस विचारधारा के मूलभूत उपादेय तथ्यों को जानने, समझने और उसके आत्मसातीकरण हेतु शिक्षा के विभिन्न अंगों के आलोक में इसके शैक्षिक निहितार्थ को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले शिक्षा का अर्थ। आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों द्वारा प्रकृति को अर्थ प्रदान करता है और अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों से प्रकृति और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण रखता है। इन सब कार्यों को सही दिशा देने में शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि बिना शिक्षा के मनुष्य जो होता है वो पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता है, यानी पशु के समान उसका जीवन पूरा व्यतीत होता है। किंतु जब वह शिक्षा का सानिध्य प्राप्त कर सामाजिक
आदर्शों, मान्यताओं, मूल्यों की जानकारी प्राप्त करता है, तब वह समाज का एक उत्तम नागरिक बनकर शिक्षा से प्राप्त आदर्शों, अनुभवों को आत्मसात कर एक सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है। मतलब आपका शिक्षा का अर्थ यही हो जाता है कि जो शिक्षा होता है हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। बिना शिक्षा के जो मनुष्य हो जाता है वो पशु तुल्य के समान अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जब वो शिक्षा को ग्रहण कर लेता है तब वो एक उत्तम नागरिक बनकर अपने आदर्श, मान्यताओं, मूल्यों की जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है, और अपना आदर्श अनुभव को आत्मसात कर एक सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, अगला है आपका कांट के अनुसार। ठीक है, तो इन्होंने आदर्शवादी की क्या परिभाषा दी है? तो इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता की प्राप्ति ही शिक्षा ही नहीं, प्रत्युत मानवता के आदर्श एवं सामाजिक जीवन की तैयारी ही शिक्षा है। ठीक है, इन्होंने अपने अनुसार बोला है कि इस जगत में, इस जीवन में जो भी हम योग्यता प्राप्त करते हैं वो प्राप्ति शिक्षा ही नहीं है, प्रत्युत मानवता के आदर्श और सामाजिक जीवन की तैयारी है। अब देखिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है फॉरवेल। ठीक है, फॉरवेल के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है? तो शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है जो भौतिक ज्ञान प्रदान करती है और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाकर अंत में ईश्वर से ऐक्य स्थापित करती है। आदर्शवाद का सीधा सिंपल होता है ईश्वर से जुड़ना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो फॉरवेल के अनुसार शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की वह प्रक्रिया है जो भौतिक ज्ञान प्रदान करती है और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाकर अंत में ईश्वर से ऐक्य स्थापित कराती है। फिर आपके हैं बटलर। इन्होंने आदर्शवाद की क्या परिभाषा दी है और शिक्षा की? ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज के अधिक परिपक्व सदस्य कम परिपक्व सदस्यों से अधिक परिपक्वता लाने के निमित्त तथा उसके द्वारा मानव जीवन में सुधार लाने के लिए योगदान करने का प्रयत्न करता है। यानी बटलर के अनुसार जो शिक्षा का अर्थ हो जाता है, ठीक है, तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज के अधिक परिपक्व सदस्य जो होता है, ठीक है, वो कम परिपक्व वाले व्यक्ति को सिखाता है और परिपक्वता की श्रेणी में उसको भी लाता है। ठीक है, उसके द्वारा मानव जीवन में सुधार लाने के योगदान करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा से आशय उस ज्ञान, अनुभव, सद्गुण से प्राप्त करने की प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने व्यक्तित्व की उन्नति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने में असमर्थ हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, शिक्षा प्रदान तथा अर्जित करने के लिए सक्रिय प्रयास करना पड़ता है। शिक्षा से न केवल व्यक्ति का विकास होता है अपितु मानव समाज बेहतर बनता है। शिक्षा से व्यक्ति संस्कारी बनता है। ठीक है, तो ये हो जाता है शिक्षा का अर्थ, उसका उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा क्यों ग्रहण किया जाता है? अब देखिए, शिक्षा के उद्देश्य जितने भी है ये आदर्शवादी के अनुसार है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य, ये सभी आदर्शवादी के अनुसार है। ठीक है, तो देखिए, आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता सबसे अधिक महत्व है। वह इस बात को मानता है कि मानव व्यक्ति ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है, मतलब ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, वो है मानव व्यक्तित्व। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति को प्राप्ति करना है। व्यक्तित्व के उत्कर्ष का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है वो स्व यानी अपने खुद की सर्वोच्च शक्तियों की क्षमताओं की प्राप्ति करे। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य में असीम शक्तियाँ होती है, अतः शिक्षा का उद्देश्य उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना आत्म अनुभूति है। हो गया क्लियर कि शिक्षा के उद्देश्य के आदर्शवादी के अनुसार क्या क्या होता है? तो यही कारण होता है, इन्होंने बताया है कि जो मानव का जन्म हुआ है वो ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो हम जो शिक्षा ग्रहण करें, सबसे पहले तो व्यक्तित्व का विकास प्लस
पूर्ण विकास करना और आत्म अनुभूति करना, प्लस जो भी व्यक्तित्व में अपनी शक्तियों की पहचान है, जितनी भी उनमें शक्ति है, क्षमता है, उसका विकास करें। ठीक है। अब देखिए, आत्म अनुभूति के 4 स्तर होते हैं जिन पर चढ़कर मनुष्य आत्म अनुभूति करता है। फर्स्ट जो हो जाता है वो हो जाता है शारीरिक स्व का विकास, मतलब अपना शारीरिक विकास करता है, अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास करना। सेकंड, सामाजिक स्व का विकास यानी सामाजिकता का विकास करना। बौद्धिक स्व का विकास यानी मानसिक शक्तियों का विकास करना। आध्यात्मिक स्व का विकास यानी आध्यात्मिकता का विकास करना। तो ये आत्म अनुभूति के 4 स्तर होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला कि इसके अलावा आदर्शवाद के अंतर्गत शिक्षा के अन्य उद्देश्य भी बताए गए हैं, जैसे कि सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत अर्थात धर्म, कला, नैतिकता, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि की समृद्धि है। यह मानव जाति की सम्मान संपत्ति है, यह मानव जाति का उन्नत करती है। ठीक है, तो ये अगला आपका पॉइंट है। इसके अन्य भी उद्देश्य जो हो जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। उसके बाद आपका है अमर आदर्शों व मूल्यों की प्राप्ति, यानी आदर्शवाद के अनुसार आदर्श या मूल्य 3 है। फर्स्ट, मानसिक यानी जो ज्ञात है, भावात्मक जिसका अनुभव किया जाता है, सांकल्पिक यानी जिसका संकल्प किया जाता है। इस अध्ययन में रखकर मस्तिष्क सत्य को जानता है और असत्य से दूर रहता है, सुंदरता का अनुभव करता है और असुंदरता से दूर रहता है, अच्छाई का संकल्प करता है और बुराई से दूर रहता है। ठीक है, इस प्रकार सत्यम शिवम सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श है और शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना है। तो सेकंड जो उद्देश्य हो जाता है वो अमर आदर्शों वो मूल्यों की प्राप्ति हो जाता है। ठीक है, अच्छाई से बुराई, अच्छाई के संकल्प करना, बुराई से दूर रहना। ठीक है, सत्य की ओर अग्रसर होना, असत्य से दूर रहना, ये सभी क्या है, अमर आदर्शों व मूल्यों की प्राप्ति है। अब देखिए पाठ्यक्रम आदर्शवाद में कैसा होता था, इस पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में, ठीक है, सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, जो भी आदर्शवाद में सूचना दिया जाता था उसको ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में तथा महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, यहाँ प्रयुक्त होगा। संक्षेप में आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन सभी विषयों को रखने पर बल देता है जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्म अनुभूति कर सके। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों का महत्व दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से जो पॉइंट शुरू हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने ये मंत्र भी सत्यम शिवम सुंदरम, इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सत्यम का ज्ञात कराने वाला विषय मतलब भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान एवं बौद्धिक क्रियाएं, ये क्या है, सत्यम का ज्ञात कराने वाले विषय हैं। फिर आता है सत्यम शिवम, शिवम का ज्ञान कराने वाले विषय यानी धर्म, अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं, ये सभी किस में आ जाता है, तो शिवम का ज्ञान कराने वाला विषय है। फिर आता है सुंदरम का ज्ञान कराने वाला विषय, तो कविता, संगीत, कला, कौशल निर्माण, रचना संबंधी क्रियाएं, सफाई, सुरक्षा की क्रियाएं आदि किस में आ जाता है, सुंदरम का ज्ञान कराने वाला विषय में ये जितने भी पाठ्यक्रम आ जाते हैं। ठीक है, तो सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, सत्यम में आपका भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित आ जाता है, etc। शिवम का ज्ञान में आपका अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, ये सभी आ जाता है। सुंदर का ज्ञान कविता, संगीत, कला, कौशल निर्माण, रचना, ये सभी आ जाता है। अब देखिए आदर्शवादी विचारक रोज के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए। मानव की क्रियाएं व उससे संबंधित, देखिए 2 टाइप में इसको विभक्त किया जा रहा है। फर्स्ट शारीरिक क्रियाएं,
सेकेंड, आध्यात्मिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं में आपका स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं व विज्ञान, और आध्यात्मिक में आपका नैतिक व धार्मिक क्रियाएं, धर्म व आचार शास्त्र। ठीक है, इसमें सौंदर्य देख सकते हो, आध्यात्मिक के जितने भी है पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मानसिक क्रियाएं, साहित्य, भाषा विज्ञान, गणित, इतिहास व भूगोल, सौंदर्यात्मक क्रियाएं, ललित क्रियाएं, नैतिक व धार्मिक क्रियाएं, धर्म व आचार शास्त्र। रोज के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला आपका पॉइंट है शिक्षण विधियाँ कैसी थी आदर्शवादी के। तो आदर्शवादियों का विश्वास है कि यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित हो तो ठीक है, हम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार विधि की खोज सरलता से कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न आदर्शवादी विचारकों द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है। आप देख सकते हो, बहुत ही यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये जो आपका पॉइंट है ना, ये जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक है ये सभी क्या है, आदर्शवादी है। शुक्रात, प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फॉरवेल, हीगल। ठीक है, ये सभी क्या है आपके आदर्शवादी है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इसमें से आदर्शवादी कौन है। ठीक है, तो शुक्रात, प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फॉरवेल, हीगल। अब देखिए इन्होंने किस शिक्षण विधियों को, क्योंकि आपने शिक्षण अधिगम पढ़ा था उसमें भी सबसे मेन कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। ठीक है, तो वो सुकरात है। फिर संवाद विधि के तो प्लेटो, आगमन निगमन विधि के तो अरस्तु, अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि के पेस्टोलॉजी, निर्देशन विधि के हर्बर्ट, खेल विधि के फॉरवेल और तर्क विधि के हीगल। तो आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि आदर्शवाद शिक्षण विधियों का सार है, क्रिया और नियमित तथा निर्देशित स्वतंत्रता है। आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया में आत्मक्रिया तथा अनुकरण पर बल देते हैं। उनका विचार है कि अपरिपक्व बालक अपने से बड़ों तथा साथियों के व्यवहार का अनुकरण करके सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। ठीक है, मतलब जो परिपक्व बालक नहीं होता है वो अपने से बड़ों जो उनके परिवार में होता है वो जैसा उनके घर के लोग करते हैं वैसे ही देखकर वो अनुकरण करता है, वैसे उनकी नकल करता है और समाज से वो सीखता रहता है। अब देखिए आदर्शवाद का शिक्षक कैसा होता है। तो आदर्शवाद शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, आदर्शवाद में बोला जाता है कि विद्यालय बाग है, छात्र कोमल पौधा है और शिक्षक जो होता है वो कुशल माली है। ठीक है, जो विद्यालय होता है वो पूरा बाग होता है। ठीक है, और जो छात्र होता है वो कोमल पौधा होता है और जो उसकी रचना होता है कौन करता है, पौधों की जो भी हम पौधा बाग में लगाते हैं उसकी रचना कौन करता है, माली करता है। तो यहाँ माली को शिक्षक का उपमा दिया गया है, मतलब ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि माली की अनुपस्थिति में पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। यानी यहाँ आपका रहेगा कि माली की उपस्थिति में, क्योंकि जो भी आपका जैसे हम बाग में कोई भी पौधा लगाते हैं, ठीक है, तो उसका जो रखवाला होता है वो माली होता है। तो इसी तरह से यहाँ शिक्षक की जो कहा जा रहा है कि विद्यालय बाग है, छात्र कोमल पौधा है, शिक्षक कुशल माली है। तो बालक को जो पढ़ाता है, जो उसको विकसित करता है वो कौन है, आपका माली यानी शिक्षक है। तो यहाँ उपस्थिति रहेगा। ठीक है, माली की उपस्थिति में पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। प्रत्येक पौधा अपने स्वयं के नियमों के अनुसार विकसित होगा और यह असंभव है कि गोभी का पौधा बड़ा होकर गुलाब का पौधा बन जाए। मतलब कि ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो गोभी का पौधा है वो बड़ा होकर गुलाब का पौधा बन जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। फिर भी माली के लिए कुछ कार्य है, वह अपने कार्य को कुशल निपुण होता है, इसलिए वह गोभी और गुलाब दोनों को उनके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। यही बात शिक्षक के विषय में भी लागू होती है, वह विद्यार्थियों को उनके सर्वोत्तम विकास में सहायता दे सकता है। संक्षेप में शिक्षक
में निम्नलिखित गुण योग्यता होनी चाहिए। देखिए शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ईश्वर का जो शिक्षक होते हैं वे ईश्वर का प्रतिरूप होते हैं, ठीक है। सेकंड, विषय की ज्ञाता होते हैं, मतलब उनको जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में जानकारी होती है। थर्ड, विद्यार्थियों को मोटिवेट अभिप्रेरित करते रहते हैं और स्वाध्यायी बनाते हैं, ठीक है, अपने आप पे डिपेंड करते हैं, करवाते हैं। शिक्षण कला में दक्ष, ठीक है। उसके बाद छात्रों का मित्र बनते हैं, हितैषी बनते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं, जीवन कला में निपुण, ईश्वर का प्रतिरूप, ठीक है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं, चरित्रवान होते हैं। तो एक शिक्षक के पास इतनी सारी योग्यता, क्वालिटी होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संक्षेप में प्रकृतिवाद कटीली झाड़ियों से संतुष्ट नहीं होता है, किंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाबों को पसंद करता है। इसलिए शिक्षक अपने प्रयासों से छात्र को जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है उच्चता पर पहुंचाने में सहायता देता है, ठीक है, जिस पर वो अपने आप नहीं पहुंच सकता, उसको शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए विद्यार्थी कैसे होते हैं आदर्शवाद में। तो आदर्शवाद विद्यार्थी को केवल शरीर, इंद्रियों तथा मस्तिष्क का बना हुआ अंगी मात्र नहीं मानता है। उसके अनुसार वह मनुष्य या आत्मा है। वह शरीरधारी है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप शरीर की सीमाओं को लांघ जाता है। वह अपूर्ण है, किंतु वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। राइटर हॉर्न के अनुसार बालक एक परिमित व्यक्ति है जो शिक्षित होने पर अनंत पुरुष के रूप में विकसित होता है। उसका वास्तविक उद्भव देवत्व, उसकी प्रकृति स्वतंत्र है और उसकी नियति अमृतत्व है। आदर्शवादी शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं अपितु विचार, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ऐसा पूछता है कि जो आदर्शवादी शिक्षा है वो किस पे केंद्रित है, ठीक है, बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, तो किस पे केंद्रित है। तो देखिए आदर्शवादी शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं माना जाता है अपितु विचार, मूल्य, आदर्श पर केंद्र होता है, ठीक है। आज के इस टाइम में आप देख सकते हो बाल केंद्रित शिक्षा दिया जाता है, लेकिन जो आदर्शवादी शिक्षा दिया जाता था वो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं था, वरन विचार, मूल्य और आदर्श केंद्रित मानते हैं। वे पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्शों, मूल्यों के आधार पर करते हैं। आदर्शवादी विचारक शिक्षार्थी में निम्नलिखित गुणों का समावेश चाहते हैं: उच्च संकल्प शक्ति, मूल्यों में विश्वास रखने वाला, सच्चरित्रता, विनयशीलता, गुरु भक्ति, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, परोपकारी, सर्वहितकारी, न्यायप्रिय, सद्मूल्यों से युक्त, निर्णय लेने में समर्थ। अब देखिए आपका है अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवादियों का विश्वास है कि विद्यार्थी का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहकर ही आत्म अनुभूति या आध्यात्मिकता के सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि नम्रता, शिष्टता और आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना है अनुशासन में। विद्यालय आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय सामाजिक पुनर्निर्माण के अनुपम साधन है। सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों, मूल्यों आदि की स्पष्ट प्रतिछाया विद्यालय में परिलक्षित होती है, अर्थात जैसा समाज होता है वैसा ही विद्यालय का स्वरूप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ये चित्र के माध्यम से ज्ञान, विचार, क्रिया, चरित्र निर्माण। अब देखिए आदर्शवाद हॉर्न के अनुसार तो विद्यालय का मुख्य कार्य समाज सुधार है। यह कार्य विद्यालय 5 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट, समाज के भावी स्वरूप का निर्धारण करना। सेकंड, समाज के नेतृत्व शक्ति हेतु नागरिकों का निर्माण करना। समाज की अनुपयुक्त परंपराओं का विरोध तथा समाज सुधार का कार्य। समाज की विविध समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान। समाज को नैतिक दृष्टि से उन्नति की ओर ले जाना। अब देखिए प्रासंगिकता। मानव सभ्यता के प्रारंभ काल से ही आदर्शवाद शिक्षा को प्रभावित करता रहा है और आज भी आदर्शवाद की प्रासंगिकता निम्नलिखित दृष्टिकोण से बनी हुई है। फर्स्ट, आदर्शवादी शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का आदर करना। सेकेंड, विद्यार्थी में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे श्रेष्ठ गुणों एवं आध्यात्मिक पहलुओं का विकास करना। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की देव सदृश भूमिका को स्वीकार करना। आत्म अनुशासन एवं आत्मचरित्र का विकास करना। शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या करना, ठीक है। और पाठ्यक्रम के अंतर्गत नैतिकता, सदाचरित्रता, विनयशीलता एवं मानवीय मूल्यों का बोध करना, ठीक है। अब यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न शुरू हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि देखिए यहाँ अभी मैंने बोला भी था, ठीक है, ये वाला प्रश्न, ये आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है।
अब शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है, विद्यालय है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक नहीं है, शिक्षक भी नहीं है, ठीक है, पाठ्यक्रम, विद्यालय। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कौन सा सही होगा? और प्लस निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? ऑप्शन आपके पास है सुकरात, प्लेटो, हीगल और डीबी। अभी हमने डिस्कस किया है, देखते हैं कि आप इसका राइट आंसर कर पाते हैं या नहीं, ठीक है गाइस। तो आप अपना आंसर करते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।